इतना जो है ये इसकी स्टेबल स्टेट है। ये अब उसकी जो अनस्टेबल में जाता है ना ये, तो ये उसे ऑन करता है। फिर फौरन इसने ये टाइमर है, जो टाइमर सर्किट्स होते हैं उसके पीछे हमारा मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर ही लगा हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये इसका जो है वो इसके अंदर ये बताया गया है कि ये ट्रिगरिंग है, ये ट्रिगरिंग है, ये ट्रांजिस्टर की वर्किंग है। ये ट्रांजिस्टर आ रहा है, ये जीरो उसकी जो स्टेबल स्टेट है, यहाँ से हमने इसको ट्रिगर किया है तो ये अनस्टेबल स्टेट में जाएगा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इससे वापस आ जाना खुद ब खुद। फिर ये उसकी स्टेबल स्टेट है, तो यहाँ से स्टेबल स्टेट में लाने के लिए दूसरी ट्रिगरिंग करनी पड़ी है। फिर ये इतने टाइम के बाद ये पावर टाइम जो है ये उसका टाइमर का टाइम है, यहाँ से उसने फिर खुद ब खुद नीचे आना है, फिर तीसरी ट्रिगरिंग है। इसी तरह ये सिलसिला जो है ना वो आगे चलता है। देन वी है बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और इसका मैं बता चुका हूँ कि ये फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, दो स्टेबल स्टेट्स हैं इसकी और इसका भी सर्किट मैंने लगाया है। अब यहाँ तो ये जो है स्टेबल स्टेट से ऊपर ले जाने के लिए ये भी स्टेबल स्टेट है, नीचे लाने के लिए फिर स्टेबल स्टेट, यानी ये छोड़ेगा नहीं अपनी स्टेट जब तक कि आप इसको ट्रिगर नहीं करेंगे। ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये थोड़ा सा और चेंज है और ये इसकी जो है आगे इसकी ये मूवी है मुकम्मल, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अब ओवर हो जाएगा अगर मैं इसको भी साथ लगाऊं। ये इसकी वर्किंग है। उसी तरह ये हमारा एक जो है मल्टी वाइब्रेटर जो है ना ये कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं इधर के वीडियो में क्या किया। अभी रास्ते में पावर सप्लाई चले, आप उसको लगाते रहें, हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये सर्किट के साथ ही मिलेगा जाएगा बाबू, फ्लिप फ्लॉप के जाएगा। साथ ही मिलेगा जी सर, ये फ्लिप फ्लॉप के साथ ही मिलेगा। ओ लेकिन अच्छा है, ये एक दफ़ा दुबई एयरपोर्ट में मैंने ये खाना खाया अच्छा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने उसकी तस्वीर ले ली। अच्छा जी, ये है कि आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। इसमें मैंने इसकी मुकम्मल जो डेरिवेशन है हर स्टेप की वो मैंने यहाँ की थी, लेकिन मैंने अब उसे हाइड कर दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं। अगर आपको इसकी ज़रूरत होगी कभी तो मैं फिर से प्रोवाइड करूँगा आपको। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा। और जी ये आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, ये मैं हूँ, ये सर्किट डायग्राम होगी, इसको भी आगे छोड़ देते हैं। ये फेज शिफ्ट है सारा। इसके अंदर हमारे पास आरसी नेटवर्क होगा एक, उस आरसी नेटवर्क में 3 आरसी सीरीज सर्किट यूज होंगे। और आपने सेकेंड ईयर के अंदर 16 चैप्टर के अंदर ये पढ़ाया होगा कि आरसी सीरीज सर्किट की जब फेजर डायग्राम बनती है तो उसमें कुछ एंगल, फेज एंगल हमें मिलते हैं। हम यहाँ कैपेसिटर और रेजिस्टर की वो वाली वैल्यूज यूज़ करते हैं जिनको यूज़ करने से हमें एग्जैक्टली 60 डिग्री का फेज शिफ्ट जो है ना वहाँ पे हमें नजर आए। दूसरा जो नेटवर्क होगा नंबर 2 पे वो भी 60 डिग्री का बनाएगा, तीसरा भी 60 डिग्री का बनाएगा। तो इस आरसी नेटवर्क ने टोटल 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देना है आगे ट्रांजिस्टर आपको पता है कि जब आप उसे कॉमन एमिटर मोड में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करता है। तो 180 डिग्री वो 180 ये मिला के टोटल 360 जो है ना हमें वेव फॉर्म जो है ना वो मिलेगी। ये एक आरसी नेटवर्क है। ये तीनों आरसी नेटवर्क हो गए और इन्होंने करना क्या है, इन्होंने ये करना है, एक में 60 डिग्री, दूसरे में 60 डिग्री, तीसरे में 60 डिग्री, तो टोटल ये 180 डिग्री जो है ना वो हो जाएगा। अब इसके बाद स्लाइड आपको नजर आ रही है यहाँ पे, उस स्लाइड और इस स्लाइड के दरमियान में सीरीज ऑफ स्लाइड्स थी जिनको मैंने हाइड कर दिया। टोटल 59 स्लाइड मैंने बनाई थी, तो ये मैंने स्किप कर दी है, काफ़ी सारी डेरिवेशन सारी छोड़ दी क्योंकि आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में हमने जो ऑसिलेटर बनाया, ये ऑसिलेटर मैंने बनाया हुआ और ये कल तक बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा था। आज मैं लगाता हूँ, उसको दिखाता हूँ तो देखते हैं कि आगे काम करता है कि नहीं
यहाँ लगाई हुई हैं वही मैं लगाऊंगा। एन जो है ना वो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं और हमारे पास 3 आरसी नेटवर्क थे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी हमें हासिल होगी उससे उसकी वेव फॉर्म जो है ना वो हमें मिलेगी CRO के ऊपर। और उसके बाद मैं इसके अंदर हमने कुछ एडिशन करनी है, हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं खत्म नहीं हो जाता, हमें लिसोनस फिगर्स जो है ना वो इसकी बनानी। फिर हमारे पास एक तो हमने ऑसिलेटर ये बनाया, एक ऑसिलेटर यहाँ फंक्शन जनरेटर के नाम से मौजूद है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी हमने एज एन इनपुट जो है ना वो CRO को देंगे। तो CRO को 2 फ्रीक्वेंसीज मिल रही है, एक हमारे बनाए गए और एक बड़े बनाए गए। तो जब उससे फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ाता चला जाऊंगा तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी ना तो एक सर्कल जो है ना वो हमें नजर आएगा। जब उससे फ्रीक्वेंसी एक ही हाफ होगी तो हमें 8 बना हुआ जो है ना वो नजर आएगा। फिर मजीद बढ़ाएंगे तो लिसनस फिगर जो है ना वो बननी शुरू होगी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और बड़ी हमें मज़ा आता है उसको देखने का, ज़्यादा वो सही बन रही हो। लेकिन हमारा जो CRO है उसकी नॉब खराब होती है, पुराने CROs हैं। हमारा जनरेटर फंक्शन जनरेटर जो है उसका अटेन्यूएटर की नॉब भी खराब थी बिल्कुल। तो भारत में भी मैंने इनको इस्तेमाल किया है। तो यहाँ ये यहाँ 6 आ गया, ये वोल्टेज गेन आ गया। ये RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जो है वो इस तरह से सब तालाब में भी मिलता है, ये बना बनाया। लेकिन हम यहाँ पर डिस्क्रीट कंपोनेंट्स के साथ इस तरह जो है ये बनाते हैं। ये इस तरह हमने बनाना है। ये सर्किट डायग्राम है जिसको मैंने अब ब्रेड बोर्ड्स के ऊपर मैंने लगाना कैसे है बिल्कुल उसी तरह लगाएंगे जिस तरह यहाँ लग रहा है। सबसे पहले तो जी ये ब्रेड बोर्ड आ गया। ब्रेड बोर्ड में ये एक कैपेसिटर मैंने यहाँ लगा, ये दूसरा कैपेसिटर लग गया, ये तीसरा कैपेसिटर लग गया, दरमियान में एक रेजिस्टेंस भी आ गई, फिर दूसरी रेजिस्टेंस आ गई, फिर ये तीसरी रेजिस्टेंस आ गई। उसके बाद एक ट्रांजिस्टर यहाँ आ गया, एक रेजिस्टेंस का और इजाफा हो गया यहाँ, ये दूसरी रेजिस्टेंस भी नीचे लगानी थी, कैपेसिटर भी लगाया यहाँ पर। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये रेजिस्टेंस एक ऊपर आ गई, 2 रेजिस्टेंस ऊपर हो गई, एक कैपेसिटर और ऊपर आ गया। ये सर्किट कंप्लीट होने के बाद हमें जो सर्किट मिलता है ना वो ये वाला मिलता है, यानी वही कंपोनेंट्स हैं जो सारे के सारे मैंने यहाँ लगाए हैं। 9 वोल्ट की बैटरी मैंने इसको अप्लाई करनी है और फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर 6.5 किलोहर्ट्ज़ जो है ना वो हमें मिलती है। नहीं आई सर्किट नहीं चलता। ये है कि वेव फॉर्म जो हमें हमारा जो बनाया हुआ जो होगा वो इस तरह की वेव फॉर्म देगा। हम उसे किसी तरह भी बदल सकते हैं और ये लिसोनस फिगर्स हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ इसको थोड़ा सा मैं आगे चलूँ, फिर मैं ये करके दिखाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चलेगा इंशाल्लाह। और इस तरह की जो सर्किट डायग्राम है मैं वो यहाँ आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा जी, इसको साइड कर लें, इनको ऑन करें, आगे कैसे आगे करनी चीज़ें ना शान में डालो, आगे हाँ वो आगे करना नहीं, इसके साथ आते हैं। जो लिसोनस फिगर्स हमने यहाँ मिलेंगी वो इस तरह से आपको चलती हुई नजर आएंगी। ये हमारे पास लिसोनस फिगर्स हैं। जब हम बना लेंगे तो ये 2-1 है। 2-1 का मतलब है यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने लगाई वो इस फिगर को 2 जगह से टच कर रही है, यहाँ वो एक ही जगह से टच कर रही है, टेंजेंट है। तो 2/1 हम यहाँ करेंगे, आगे फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर ये वाली फिगर बनी है तो यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 2 3 4 जो हॉरिजॉन्टल लाइन 4 जगह से टच हो रही है और वर्टिकल लाइन एक जगह से टच हो रही है। ये जो है यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन 3 जगह से टच हो रही है, ये 2 जगह से टच हो रही है, जैसे 3 to 2 बोलेंगे। हमने ये खुद ब खुद जो है ना वो कैलकुलेट कर लेना है, यहाँ से निकल आएगा हमारे पास। ये भी इसी तरह, ये इसकी डिफरेंट जो है ना, ये अगर सर्कल बन रहा है तो 90 डिग्री पर मैं ज़रा सा एंगल चेंज करूँगा, इस तरह की शेप बन जाएगी, इस तरह की शेप बन जाएगी। ये सारी की सारी शेप्स जो है ना वो CRO के ऊपर बनाई जा सकती है। डॉक्टर सर ये हमारी तरफ करना है या आपकी तरफ? नहीं, ये यहाँ दिखाना है सर। फेस शिफ्ट कहाँ दिया सर? ये फॉर्मूला है FV/FH = NH/NV। ये
जो वर्टिकल फ्रीक्वेंसी है ना, ये हमें फाइंड आउट करनी है। एफ एक हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी है जो हमारे ऑसिलेटर ने बना दी हुई है, और एम एक जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने ऊपर लगाई थी वो कितनी जगह से टच कर रहा है, 3 जगह से, तो यहाँ 3 आ जाएगा, वर्टिकल में 1 जगह थी तो यहाँ पर 1 आएगा। तो जो कैलकुलेट हमने करना है वो एफ को कैलकुलेट करना है। अब जो है वो मैं इसकी तरफ आ जाता हूँ, ये वाला काम मेरा खत्म हो गया। नहीं वो इन्होंने आप अपना वो बोर्ड उठा के इधर ले आए ताकि इधर से दिखा दो, तो मुझे भी तो नजर आना चाहिए ना कि क्या बन रहा है। जैसा उठा के इधर क्या बन रहा है, इसको ऑन करती है मुझे उससे ना वायर हमने इसमें लगानी। अब यहाँ इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो देखेंगे ये जो है इन तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है। थोड़ा सा सेटअप इधर तो अगर कर लें, लैपटॉप की इधर तो करें। अच्छा, ये जो है ना, थोड़ा सा आएगा इधर, फिर वो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा और अगर हो सकता है तो करने नहीं। अच्छा देखिए में जो कलर कोड लगा हुआ है, यहाँ पहले ब्राउन है, फिर ब्लैक है, फिर ब्लैक है, ये ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लैक है, आगे गोल्डन है। तीनों की जो वैल्यू है ना वो सेम है, लेकिन इनका साइज क्यों डिफरेंट है? कैन एनीबॉडी आंसर इनका साइज क्यों डिफरेंट है? यस, वेरी गुड। इसकी पावर रेटिंग में फर्क है। अब पावर रेटिंग क्या होती है? हम कभी मंगाते हैं ना सर्किट्स के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मंगवाते हैं, तो वो जो वेंडर होता है जिसने हमें परचेज करके चीज़ हमें ला के देनी होती है, वो हमें पूछता है सर्किट्स की पावर कितनी होगी। तो वो पावर जो है वो आपने जो सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं ना उसके हिसाब से पावर होगी। अब इसमें जो चीज़ है ना वो तो सेम है, यानी जो कार्बन लगी हुई है, मेरे पास आगे एक स्लाइड है उसमें मैं ये बताने की कोशिश की है कि रेजिस्टेंस को आपने तैयार कैसे करना है, रेजिस्टेंस बनती कैसे है। तो वो छोटी छोटी उसके अंदर पिक्चर्स मैंने ऐड करके एक छोटी सी मैंने क्लिप बनाया है, तो वो उसके अंदर, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि देखें अगर आप गौर करें तो जो रंग है, जो कलर्स हैं, उनके दरमियान में भी डिस्टेंस जो है ना वो ज़्यादा हो गया है, और जो रेजिस्टेंस का जो साइज है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला जा रहा है। एक्चुअली जो 1/4 वॉट है, इससे छोटी भी होती है, वो 1/8 वॉट में होती है, और ये 1/4 वॉट है, यानी पावर की ज़रूरत ज़्यादा है यहाँ पर। और इस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस हो सकता है हीट अप होकर बर्न होता है, लिहाजा जब कार्बन रेजिस्टेंस जब बनाई जाती है तो उसके ऊपर हीट रेजिस्टेंट ऐड किया जाता है। वो जितना ज़्यादा हम ऐड करते चले जाएंगे उतनी हमारी रेजिस्टेंस जो है ना वो बड़ी से बड़ी होती चली जाएगी। तो ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा पावरफुल जो रेजिस्टर होता है उसमें भी 2 वॉट से आगे, अगर 1 वॉट से अगर आगे चले जाएं, 2 वॉट से आगे चले जाएं, तो वो ज़्यादा पावरफुल रेजिस्टेंस जो है ना, जो ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होती है। कार्बन की जो क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहेगी, लेकिन हीट रेजिस्टेंट मटेरियल जो है ना वो उसके ऊपर ऐड करके हम इसका साइज जो है ना वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लिहाजा रेजिस्टेंस की वैल्यू तो वही रहती है, लेकिन जिस ज़्यादा करंट बर्दाश्त कर सकती है और जलने के बगैर। अब आप देखेंगे कि यहाँ आगे ये वायर बाउंड रेजिस्टर है, इसके अंदर अगर आप देखें यहाँ पर ये कार्बन है ऊपर पेंट किया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास इंसुलेटिंग प्लेट है, कार्बन एंड रेसिन मिक्सचर जो है ना वो यहाँ पे लगाया हुआ है। बात हमारे पास होती है जिनके अंदर ये हमारे पास कार्बन की डेपोजिशन है, पूरी कार्बन फिल्म है जो हमने इसके ऊपर लगा दी है। ये वाली जो है इसके अंदर वायर बाउंड की हुई है, पेंसिल का सिक्का लेके, पेंसिल का सिक्का निकाल के उसको छोटा छोटा काट के उसके ऊपर वायर बाउंड कर दी जाती है, और बाद में उसे चेक किया जाता है कि ये हमने कितने ओम की रेजिस्टेंस बनाई। यानी अगर हमने वो 10 ओम की रेजिस्टेंस बनाई है तो हमें नहीं पता कि हमने कितनी वायर को माउंट करना है। वो वायर माउंट करने के बाद उसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो चेक करके फिर कलर कोड के मुताबिक उसके अंदर जो है ना वो लिखी जाती है। इसके अंदर इसी में कुछ ऊंच नीच आ जाती है, उसी को फिर हम टॉलरेंस कहते हैं। खैर ये तो हमारा टॉपिक नहीं था, रेजिस्टेंस के हवाले से ये थोड़ी सी बातें थी। तो रेजिस्टेंस को हमने पावर रेटिंग्स के अंदर करना होता है।
जो कैपेसिटर्स होते हैं इसको हम वोल्टेज रेटिंग के अंदर जो है ना वो करते हैं। अगर आप कैपेसिटर को भी गौर से देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा 50 वोल्ट, 25 वोल्ट, 15 वोल्ट, 10 वोल्ट लिखा हुआ होगा। तो जिस तरह का आपका सर्किट होता है उसके मुताबिक आपने ऐसा नहीं है कि अगर आपने सर्किट को डिज़ाइन किया है 5 वोल्ट के ऊपर तो 50 वोल्ट वाला कैपेसिटर लगाएंगे तो फिर इसी तरह होगा, इस तरह ये सर्किट चल नहीं रहा तो प्रॉपर फंक्शनिंग उसकी नहीं होगी। तो वोल्टेज कैसे है, पावर कैसी है, उसके मुताबिक ही रेजिस्टेंस को और कैपेसिटर को जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है ये ट्रांजिस्टर हमारे पास आ गया। ये ट्रांजिस्टर है और इसके ऊपर यहाँ नंबर लिखा हुआ होता है। अमूमन हम ये समझते हैं कि ये पहली जो लाइन होती है ना, अगर हम इसको मैं इस तरह पकड़ूँ, ये इसका चिमटा हिस्सा है, मैं अगर बिल्कुल इसको अपने सामने रखूँगा तो लेफ्ट पे जो पहली लाइन है, जो पहली वायर है ये एमिटर है, दूसरी को बेस लेते हैं, तीसरी को कलेक्टर लेते हैं। लेकिन अब लोगों ने इसको तब्दील कर दी। तब्दीली इसलिए कर दी है, उसने ये कर दिया कि एमिटर के बाद कलेक्टर आ गया, उसके बाद बेस आ गया। अगर आप इसका नंबर सारी डिटेल जो यहाँ लिखी हुई होती है वो अगर आप गूगल पे लिखें तो वो ट्रांजिस्टर निकल के सामने आएगा और वो बताएगा कि एमिटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है और बेस कौन सा है। उसके मुताबिक फिर हम इसको यूज करते हैं। जो हमने काम यहाँ करना है वो यहाँ मौजूद है। मल्टी वाइब्रेटर के को समझने के लिए सिर्फ इन दो ट्रांजिस्टर्स को हमने अंडरस्टैंड करना है, बाकी सारी वर्किंग बहुत आसान है इसमें। यानी ये ट्रांजिस्टर आपके पास है, जाहिर है आपको नजर आ रहा है ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये Q1 ट्रांजिस्टर है। अगर तो मैंने इसको ऑफ स्टेट में रखा है, यानी ये कट ऑफ रीजन के अंदर है और जब ये कट ऑफ रीजन के अंदर होगा तो कलेक्टर के वोल्टेज होंगे ना वो हाई में होंगे। ये अंडरस्टैंड करना है अपने पास कि ट्रांजिस्टर जब भी कट ऑफ रीजन में है उसके कलेक्टर वोल्टेज हाई है। और साथ ही जो बना हुआ है ये ऑन ट्रांजिस्टर है, ये सैचुरेशन रीजन के अंदर लाइन कर रहा है, तो इसके जो कलेक्टर वोल्टेज होंगे ना ये लो होंगे। तो ये बस याद रखना है, बाकी सारा वर्किंग जो है ना, बाकी जो सारा कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस लगी हुई है, उन्होंने करंट को कुछ कहना ही नहीं है। ये दो चीज़ें जो है ना ये मिलकर फ्लिप फ्लॉप बना देंगे, टाइमर बना देंगे, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बना देंगे, ये चीज़ है। देन हमारे पास 3 जनरल टाइप्स हैं, उनमें ये वाली टाइप्स हैं। ए स्टेबल है, मोनोस्टेबल है और बाइस्टेबल। जो ए स्टेबल टाइप होगी इसके अंदर जिस तरह शादी ब्याह में हम वो लगाते हैं लाइटिंग, तो लाइटिंग हमें निकलता है कि लाइट चलती चली जा रही है, जल्दी बुझती रहती है ना, वो चलती चली जा रही है जैसे। तो अगर हमारे पास वो सिर्फ 2 बल्ब हो उस तरह के, तो कभी एक जलेगा कभी दूसरा जलेगा, फिर हमें उनकी ऑसिलेशन, उनकी वाइब्रेशन इस तरह से नजर आएगी, तो उसे कहते हैं फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। यानी हमें उस सर्किट को कुछ छेड़ना नहीं पड़ता कि एक बल्ब जलेगा फिर बटन दबाएंगे तो दूसरा जलेगा, नहीं, वो खुद ब खुद जो है ना वो चलती रहती है। दैट इज कॉल्ड फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर, या उसको ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। इस ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होगी। देन इट कम्स मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मोनोस्टेबल के अंदर एक स्टेट जो है ना वो स्टेबल होगी और उस स्टेबल स्टेट से हटाने पर आपको उसे ट्रिगर करना पड़ेगा, आपको उसको पल्स देनी पड़ेगी। तो पल्स कैसे देनी है, जो पॉजिटिव सिग्नल होता है वहां से हम एक वायर मार कर जस्ट थोड़ी देर को उसकी बेस, ट्रांजिस्टर की बेस से टच करते हैं तो ट्रिगर जो है ना वो हो जाता है। तो ट्रिगर करेंगे तो ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर अपनी स्टेबल स्टेट को छोड़कर अनस्टेबल स्टेट में चला जाता है और अनस्टेबल स्टेट से फौरन उसने वापस आना होता है अपनी स्टेबल स्टेट में। वो जितना टाइम लगा के आएगा ना उसी बेस पर मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को टाइमर का नाम देते हैं कि ये टाइमर। नीचे आ गया बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इसके 2 स्टेबल स्टेट्स हैं। ये अपनी स्टेट को कभी इसने बदलना ही नहीं है जब तक कि आप इसको ट्रिगर ना करें। यहाँ 0 ट्रिगरिंग, यहाँ 1 ट्रिगरिंग और लास्ट पे डबल ट्रिगरिंग। एक ट्रांजिस्टर को ऑफ कराना है हमें तो उसको हमें ट्रिगर करना पड़ेगा, दूसरे को ऑन करना है हमें तो उसे भी ट्रिगर करना पड़ेगा। ये बाइस्टेबल है और आगे इनकी थोड़ी थोड़ी सर्किट डायग्राम्स जो है ना वो आ जाएंगे हमारे पास। तो जी ये स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, इसकी डिस्कशन हो गई। ये फ्री रनिंग है, दोनों बल्ब जो है वो
खुद ब खुद चलते चले जा रहे हैं। ये जो भी सर्किट लगा हुआ है सारा ये मल्टी वाइब्रेटर आप समझ लें। और ये जो है ये ए स्टेबल ने ये वाला काम कर, ये सर्किट डायग्राम है जो मैंने इनको दी है बनाने के लिए, तो वो ये बना रहे हैं। ये वाला ट्रांजिस्टर अगर ऑफ होगा तो इसका जो कलेक्टर वोल्टेज है वो हाई भी होंगे, यहाँ से हाई वोल्टेज इसको मिल रहे हैं, ये वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर लो वोल्टेजेस होंगे, ये लो वोल्टेज यहाँ से 60 बेस पे चले जाएंगे, ये ऑफ रहेगा, ये ऑन रहेगा। फिर यहाँ से थोड़ी देर बाद एक पल्स यहाँ से चली जाएगी इसको जगाने के लिए, इसको सैचुरेशन रीजन में लेके जाने के लिए। जब ये सैचुरेशन रीजन में जाएगा तो इसके जो वोल्टेज करंट कलेक्टर के लो थे ये हाई थे लो में तब्दील हो जाएंगे, लो इधर को चला जाएगा, ये बंद होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह इसकी मल्टी वाइब्रेशन जो है वो चलती चली जाएंगी। इस सर्किट को हमने लगाना कैसे है वो यहाँ आपको ये सारी चीज़ें हमने यहाँ इकट्ठी की हैं और यहाँ जो है ना ये लगाना उसको पीछे वाली ये वही काम है जो यहाँ हो रहा है, वही काम जो है ना वो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इसको मैंने जूम ज़्यादा किया है ताकि कंपोनेंट्स भी जो है ना वो आपको नज़र आ सके। तो जो चीज़ें यहाँ लगानी है, ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की जो बेसिक दरमियान वाली जो ये वायर है इसको हमने थोड़ा सा मोड़ देना पीछे की तरफ या आगे की तरफ, ताकि जो सर्किट डायग्राम मैंने पहले दिखाई है आपको उसी तरह की सर्किट डायग्राम जो है ना वो बनाई जा सके। ये दो एलईडीज लगी हुई हैं, ये दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और बाकी की चीज़ें जो है रेजिस्टेंसेस जो है ना वो यहाँ पर, ये आपको रेजिस्टेंसेस नजर आ रही हैं 4। ये कनेक्टिंग वायर्स है, इन्हीं को यहाँ हम मिला लेंगे या बना लेंगे तो ये चीज़ जो है ना रेडी हो जाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर वही जो चीज़ है वो लग चुकी है सारी और सिर्फ यहाँ पर अब बल्ब लगने हैं और इसकी वर्किंग जो है ना वो शुरू हो जाएगी। ये रेजिस्टेंसेस लग गई हैं, ये ट्रांजिस्टर्स लग गए हैं और कैपेसिटर्स भी, ये जो बारीक बारीक चीज़ें आपको नजर आ रही है कैपेसिटर्स हैं जो लगाए गए हैं। कैपेसिटर 220 माइक्रोफैराड का लगा ये अनबॉक्सिंग है। ये उसकी डाटा शीट थी जो ट्रांजिस्टर की, वहाँ से वैल्यू चेक करके तो फिर आप जो है ना वो इसको लगा। ये 2-3 ब्रेड बोर्ड्स को मिला करके बड़ा बोर्ड जो है ना वो बनाया गया। जिस तरह आपने ट्रेनर में देखा था कि ट्रेनर के अंदर भी ज़्यादा ब्रेड बोर्ड्स होते हैं तो वहाँ हम उनको यूज़ करते हैं। छोटी छोटी डिज़ाइनिंग है। एमएससी में चूँकि मैंने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स रखी थी तो उस वक़्त से ही छोटे छोटे काम करने का जो है ना ये सोल्डरिंग मैंने तभी सीखी थी कि सोल्डरिंग कैसे करनी है। फिर छोटी छोटी चीज़ें हमने बनाना शुरू की। हमारा एक हमसाया होता था, जब भी क्रिकेट टीम पाकिस्तान की 2-4 ओपनिंग बैट्समैन आउट हो जाते थे तो वो अपने घर में से गालियाँ निकालना शुरू करता था। थानेदार था तो मैं बड़ा तंग होता था, गालियाँ बहुत ज़्यादा सुनी मैंने, बड़ी मैंने सीखी भी उस ज़माने में उनसे। तो मैंने एक डिवाइस मैंने डिज़ाइन किया जो मैं अपने टीवी के ऊपर रखता था, तो टीवी पर जो है ना वेव्स आ जाती थी सारी, और मैं चाहता था कि मैं उसको ज़्यादा ताकतवर बनाऊँ, मैं उसकी छत पे फेंकूँ क्योंकि मैं उसके घर में जाके उसके टीवी पे नहीं रख सकता था और मैं चाहता था ये मैच ना देख सके और गालियाँ ना निकाले। तो फिर वो बना सिर्फ, लेकिन वो जो था डिवाइस वो मेरे टीवी में तो काम करता था, डिस्टेंस उसका कम होता था, मैं टीवी के ऊपर रख देता था। लेकिन जब मैंने उनकी छत पे फेंका तो उसने काम नहीं किया, गालियाँ उस दिन भी मुझे सुनाई दी उसी तरह से। तो बहरहाल फिर एक चीज़ और बनाई थी मैंने कि अपने टेलीफोन वायर के ऊपर एक बग बनाया था, वो बग लगाया
टेलीफोन आता था वो मैं FM रेडियो के ऊपर जो है ना वो सुनता था कि जी किसका फ़ोन आया है। सबसे पहले मैंने, और कोई भी बात कर रहा है घर में से, मैं साइड पे बैठ कर सुन रहा हूँ कि जी ये। फिर मैंने दोस्तों को बताया तो उन्होंने भी सुनने शुरू की। मैंने जब मुझे पता लगा तो वक्तों ने मेरी बातें सुननी शुरू की हैं तो मैंने वो बग उतारा। फिर मुझे पता चला कि अपनी वायर पे कभी नहीं लगा, जब भी लगाओ इसे दूसरों की वायर पे लगना है। तो इस तरह बात छोटी छोटी चीज़ें उस वक्त ही करनी शुरू की, लेकिन बाद में काम आई। ये मेरा पहले लग गया। ये इसका फंक्शन होगा। ये जो वेव फॉर्म आपको दिखाई दे रही थी CRO के अंदर और जो यहाँ भी दिखाई दे रही है, ये वही 0 1 है, यानी ये खुद ब खुद इसके अंदर चेंज आए। इसको हमें ट्रिगर करना नहीं पड़ता। और ज्यादा डिटेल्स में अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो फिर यहाँ मैं हाजिर हूँ। मैं कंपनी की निशानी भी थोड़ी सी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी वो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसकी सिर्फ एक स्टेबल स्टेट होगी और हम इसको स्विच करने के लिए हमें ट्रिगर जो है ना वो यूज करना पड़ेगा। ये इसकी सर्किट डायग्राम है। इसकी सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी डिफरेंट है और हमें यहाँ से इसे ट्रिगर करना है, यहाँ से ट्रिगर करना है। मैं इसे ट्रिगर करूँगा तो इसने अपनी स्टेट छोड़नी है, वरना ये अपनी स्टेट नहीं छोड़ेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने ट्रिगर जो है ना वो यहाँ नहीं लगा। जो दूसरा बाइस्टेबल होगा वो यहाँ भी हमें ट्रिगर करना पड़ेगा। जब अपने यहाँ ट्रिगर नहीं करना तो ये खुद बहुत थोड़े टाइम के बाद अपनी वर्किंग छोड़कर वापस जो है ना वो इधर आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ से हमें वक्फे वक्फे से इसे ट्रिगर करना पड़ेगा, तब ये अपनी स्टेबल स्टेट में रहेगा, वरना नहीं आएगा। इसको किधर यहाँ जो है ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। इस पे थोड़ी सी मैंने मेहनत जरा ज़्यादा की है। इसके ऊपर ये सर्किट डायग्राम है। इसकी 10 माइक्रोफैरड, 470 माइक्रोफैरड, 10 किलो, 1 किलो, इवन के उसका नंबर भी मैंने लिख दिया। तो ये ट्रांजिस्टर्स है, इनका नाम लिखा है इसके ऊपर मैंने और साथ में इसकी जो है वो नंबर लिखा है। ये रेजिस्टेंस है, नीचे इसका 220 ओम रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है, शायद नीचे छुप गया थोड़ा सा। तो ये 470 ओम का रेजिस्टर है। इसी तरह सारी रेजिस्टेंस जो है उनका पहले तारुफ कराया है और उसके बाद जो है ना वो आगे चलेंगे, हम इसको लगाएंगे और ट्रिगर करने के बाद ही ये अपनी स्टेबल कंडीशन और स्टेबल स्टेट को छोड़ के अनस्टेबल जो है ना इसमें होना है। ये कैपेसिटर है। ये एक स्विच भी मैंने पुश बटन भी इसके अंदर लगाया। ये LED थी। ये कनेक्टिंग वायर्स हो गई। ये ब्रेडबोर्ड है। ये दो इंसर्ट कर दिए। थोड़ा सा मैंने इसका मोड चेंज कर दिया, जरा तेज चल रही है ताकि ये जल्दी कुछ खत्म हो। ये पूरा जो है ना इसका स्टेबल मोनोस्टेबल का सर्किट लग रहा है। ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है जो हमने यहाँ लगा दी। ये अपने सिंपल से मोबाइल से ही मैंने ये सारी चीज़ बनाई थी उस वक्त, आज वो यूज़ हो गई। ये LEDs लग गई हैं। LEDs हमेशा प्लगर के साथ लगानी होती हैं हमने। LED की एक टांग लंबी होती है, एक छोटी होती है। लंबी वाली को पॉजिटिव, छोटी वाली को नेगेटिव लिया जाता है। और इसको मैंने याद उसी तरह रखा हुआ जिस तरह हम सेल बनाते हैं, उसका लंबी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन जो है वो नेगेटिव, इसी तरह से मैंने इसको याद रखा हुआ, वरना मुझे भूल जाता था कि नेगेटिव कौन सी है, पॉजिटिव कौन सी है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सर्किट डिज़ाइन पूरा हो गया। सप्लाई नहीं है, सप्लाई बताओ। ये हमने एनोड और 2 कैपेसिटर जो 1 है उसके साथ कनेक्ट किया है।
वायर छोटी छोटी चाहिए। अगर हम बड़ी बड़ी वायर इस्तेमाल करेंगे तो ये एक जमगटा सा बन जाएगा और फिर वायर हिलती जल्दी है, और जब हिलेगी तो मल्टीवाइब्रेटर काम ही नहीं करेगा। कोई वायर इसकी हिलेगी क्योंकि ये जो इसकी जो सुराख है ना ये ज़रा बड़े हैं, और आप देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस की जो वायर होती है बहुत पतली सी वायर है। हमारा बच्चा जो है बाप का ये लगाता है जोर से तो वो उसको आर पार उसके सुराख कर देता है ब्रेड बोर्ड। ये कंप्लीट है कि अब इसको सर्किट इज रेडी टू वर्क। अब मैंने इसको ये चल रहा है, ये इसकी स्टेबल स्टेट। अब मैंने इसको ये लगाएंगे तो ये बुझ जाएगा, तो बहुत। और अभी ये कहा कि मैं मतलब कॉलेज के अंदर, शेखपुरा कॉलेज के अंदर मैं पिछले कई सालों से प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, और मैं भी यहाँ पर आकर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल करवाना चाहता हूँ। तो हमने एक कोई मौका दिया, तब मैं भाई साहब को शुक्रगुजार हूँ कि मैंने मुझे कहा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट मानी। हम तो दोस्तों भी अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जब ये लिस्ट बन रही थी तो हमने तमाम कॉलेजों के, तकरीबन जो बड़े कॉलेज हैं उन तमाम कॉलेज के हेड्स को फ़ोन किए, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप रिसोर्स पर्सन दे दें, लेकिन कोई भी बंदा